हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी के लिए विज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला आप सभी को करा देंगे। ये सभी फार्मूला को देख के चले जाइएगा। आपके जितने भी सवाल पूछे जाएंगे इस फार्मूला से बाहर एक भी सवाल नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको दर्पण से सभी जो फार्मूला होता है इस फार्मूला को आपको बताएंगे। देखिए आपके दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होगा? एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है आपका अवतल दर्पण। एक होता उत्तल, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप यहाँ भी याद रखिएगा, चाहे आपका सवाल में उत्तल दर्पण कहे चाहे अवतल दर्पण रहे, इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। ये फार्मूला तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। एक ही फार्मूला होता है। देखिए यहाँ एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब बिंब की दूरी। और यू का मतलब होता है आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। देखिए इस फार्मूला के एक बार देख लीजिए, जितना माइनस प्लस वाला आपका कन्फ्यूजन होता है सभी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो ये था आपका, चाहे उत्तल दर्पण कहे चाहे अवतल दर्पण कहे, दोनों के लिए आपका एक ही फार्मूला होता है जो यहाँ पे आपको बताए हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे पहले आपको बताते हैं अवतल दर्पण के बारे में, इसलिए कि आपको चिन्ह परिपाटी भी साथ में बताना है। तो यहाँ पे पहले बताएंगे आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण फार्मूला क्या बताएं आपको? बताएं 1/k एफ बराबर 1/v प्लस 1/u, ये बताएं। अब यहाँ देखिए, जब आपके सवाल में पहला कंडीशन देखिए, इसका पहला कंडीशन में जब सवाल में आप कहे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बने, कैसा बने? वास्तविक प्रतिबिंब। सवाल में कहेगा, ये खुद लिखा रहता है सवाल में ना कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है। यदि वास्तविक लिखेगा तो उस कंडीशन में आपका अवतल दर्पण की कंडीशन में यू एफ भी, इन तीनों का मान आपको हमेशा क्या लेना है? माइनस में लेना है। जैसे यू का मान भी माइनस में, एफ का मान भी माइनस में, भी का मान भी माइनस में लेना है। और ये लेके आप सवाल लगाइएगा, आपका 100% सही होगा। ठीक है, एक भी सवाल आपका गलती नहीं होगा। समझ में आ गया ना? देखिए अगला फार्मूला क्या है आपका दूसरा नंबर का। जब कहेगा प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में आपको कह देगा आभासी प्रतिबिंब, तो उस कंडीशन में देखिए यू एफ भी का मान क्या लेना है आपको? आभासी प्रतिबिंब। देखिए इसके बाद जब आपको पेपर कराएंगे ना, पेपर में जो क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे जब पेपर कराएंगे तो उसके क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, लेकिन उस पेपर में क्वेश्चन को देखने से पहले ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में आपका यू का मान, एफ का मान और भी का मान क्या होना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ u का मान तो सदैव माइनस में ही लेना है आपको, सदैव। f का मान माइनस में रहेगा, v का मान प्लस में रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब कहेगा कि अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब कैसा बन, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस कंडीशन में u का मान माइनस में, f का मान माइनस में, v का मान भी प्लस में लेना है। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? सिर्फ एक ही, यहाँ v का मान माइनस, यहाँ v का मान प्लस, और दोनों में u और f का मान दोनों में माइनस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये अवतल दर्पण के बारे में इतना फार्मूला याद रखिएगा। इस पर सवाल एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका सवाल पेपर में 4 नंबर का हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक आता है दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका फार्मूला? उत्तल दर्पण के लिए भी यही फार्मूला होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ के बारे में, भी के बारे में और यू के बारे में। देखिए चाहे कुछ भी कहे, यू का मान तो हमेशा माइनस में रहता है, इसके बारे में तो ज़्यादा दिमाग नहीं लेना है। यू का मान हमेशा माइनस में ही लेगा। देखिए जब आपको सवाल में उत्तल दर्पण दे दे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एफ का मान प्लस में लेना है और भी का मान भी किस में लेना है? प्लस में। बस ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण के लिए एफ का मान प्लस, भी का मान प्लस, और जबकि यू का मान माइनस लेना है।
अब इसके अलावा देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, चलिए यहीं पे बता देते हैं, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको समझा देते हैं, इतना में आप समझ लेंगे दर्पण वाला। देखिए यहाँ पे आपको दर्पण के बारे में आवर्धन का फार्मूला कहता है, आवर्धन, आवर्धन, ठीक है। देखिए आवर्धन को एम से दिखाते हैं। आवर्धन बराबर फार्मूला होता है आपका क्या, यहाँ पे लगाइएगा एच डैश बटा के एच बराबर माइनस भी बटा के यू, ठीक है। ये आवर्धन के लिए आपका फार्मूला रहेगा। ये सवाल आपको कब लगेगा, जब आपका कहेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में इस फार्मूला को लगाइएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस भी बटा के यू है, और यहाँ पे देखिए एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई ये है। और यहाँ पे एच का मतलब है वस्तु की लंबाई, एच का मतलब क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक। तो देखिए ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए आपको एक फार्मूला और बता रहे हैं, फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। इसको भी साथ में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपको जरूर सवाल देता है। एफ इक्वल टू r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। देखिए ये आपका मतलब फोकस दूरी हुआ, r का मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं r का मतलब क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इन फार्मूला को जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए दर्पण से इतने फार्मूला को आप जरूर याद कीजिएगा। देख लीजिए पूरे फार्मूला के खिलाफ देख लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए, एक बार लिख लेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए अब आप अपवर्तनांक से संबंधित आप फार्मूला बताते हैं। देखिए अपवर्तनांक के याद रखिएगा, अपवर्तनांक बराबर, देखिए अपवर्तनांक को तो पहले एन से दिखाती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको याद रखिए, अपवर्तनांक सी बटा के भी याद रखिएगा। सी का मतलब होता है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, इस पर सवाल आपसे पूछा जाता है, चाल 1 नंबर में पूछेगा इस पर, वायु में प्रकाश की चाल। और ये होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए सी का मान हमेशा कितना आपको रखना है, सी का मान हमेशा रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए सी का मतलब होता है कि वायु में प्रकाश की चाल ये दिया है, क्या दिया है, वायु में प्रकाश की चाल लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिएगा, इस पे आपको बहुविकल्पी पूछ लेता है, समझ में आ गया। अब देखिए एक होता है, यहाँ पे बता देते, देखिए यहाँ पे लिखिए वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कहेगा। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेगा तो कैसे लिखिए, देखिए वायु लिखा है तो ए लिखिएगा, अपवर्तनांक को एन से, कांच का ग्लास लिखिएगा। इसको लिखना रहेगा, देखिए वायु में प्रकाश की चाल को सी से दिखाया जाता है, और जी जो दिया है आपका ग्लास में है तो यहाँ पे भी जी लिख दीजिए, भी जी, यानी जी का मतलब है ग्लास क्या जगह, ग्लास में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ऐसे सवाल कहेगा तो आप ऐसे लगाइएगा। अब यहाँ पे कोई भी माध्यम दे सकता है, जैसे यहाँ पे ग्लास है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कर देगा, या वायु के सापेक्ष आपका कह सकता है कांच का कह देगा, और क्या कहेगा, वाटर, हाँ वायु के सापेक्ष वाटर या जल का अपवर्तनांक, ऐसे सवाल देता है। यदि वायु के सापेक्ष जल का कहेगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे फार्मूला। देखिए अब क्या कहा है आप, वायु ए एन, अब देखिए वाटर, जल को वाटर से डब्ल्यू से दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी बटा के भी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख देंगे तो ये फार्मूला बन के आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह आपको सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है बहुत ज़्यादा ना, इसीलिए फार्मूला सब बता रहे हैं। अब देखिए अगला कह देगा यहाँ पे ग्लास के सापेक्ष, ठीक है, ऐसे भी आपसे कह सकता है कि ग्लास के सापेक्ष, ग्लास यानी कि ग्लास मतलब कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक है। अब इस तरह कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहेगा तो कांच क्या है आपका जी है, तो एन जी और एन डब्ल्यू। देखिए इस प्रकार से कहेगा, जब ये कहेगा कांच के सापेक्ष, जब कोई दो माध्यम दे देगा उसके सापेक्ष कहेगा, देखिए इसमें जो होगा आपका वाटर वाला, ये आपका क्या रहेगा कि इसमें प्रकाश की चाल कहाँ पे आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, यानी कि वी डब्ल्यू अंश में रहेगा, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, वी जी नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इस पर आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच वाला जब पहले तो कांच वाला अंश में रहेगा, फिर जल वाला हर में रहेगा। जब यहाँ वेग की बात कहेगी तो अपवर्तनांक का अनुपात है, जब इसके वेग की बात कहेगा तो जो नीचे रहेगा उसको अंश में लिखिएगा, जो अंश में रहेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये हो जाएगा। इस फार्मूला को भूलिएगा, बस इस पर सवाल कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में दे चुका है, और इस पर भी फार्मूला पे आपके कई बार प्रश्न दे चुका है। इन फार्मूला को भूलिएगा मत, जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए अब लेंस का फार्मूला देखते हैं। दर्पण में सिर्फ उतना याद रखें, अपवर्तनांक जो बताएं उतना बस याद रखें, उतने में आपका सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए लेंस का फार्मूला देखते हैं, इससे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछते हैं लेंस से। देखिए लेंस में दो प्रकार का लेंस पढ़ना है, एक उत्तल लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस, एक पढ़ना है आपको अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखिए अब यहाँ पे देखिए फार्मूला तो सबको याद रहता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, उसके चिन्ह में प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पे जब बता देंगे तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। देखिए चाहे आपका उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। वो फार्मूला आपको क्या होता है, 1/f बराबर 1/v। देखिए यहाँ पे रहता है -1/f। तो दर्पण में क्या रहता है, देखिए दर्पण कहेगा ये u है ना, यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा u है। यदि दर्पण रहेगा तो यहाँ प्लस रहता है, ठीक है, और जब लेंस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ भी एफ का मतलब फोकस दूरी, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी। जो आपको लिख के बताएं वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। अब देखिए इसको आपको अलग अलग लिख के बता देते हैं। मतलब एक उत्तल लेंस रहेगा तो उस कंडीशन में माइनस प्लस कैसे लेंगे आप, उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस रहेगा तो इस समय आपको क्या करना है, फार्मूला आपका यही रहेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मेन फार्मूला यही है। इसके आधार पर देखिए इसमें भी आपके दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब प्रतिबिंब कैसा कहे, सवाल में खुद लिखा रहता है, सवाल में कहेगा प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब आपको वास्तविक कहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एफ भी और u। देखिए u के बारे में तो सोचना ही नहीं है आपको, u का मान हमेशा तो माइनस में लेना है, चाहे लेंस का है चाहे दर्पण का है, कुछ भी का u का मान माइनस लेना है। इसके अलावा यहाँ पे वास्तविक कहेगा तो f का मान प्लस में और v का मान माइनस में लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब वास्तविक कहेगा तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखिए इसका, दूसरा कंडीशन है कि जब सवाल में कहेगा आभासी, आभासी, जब आभासी कहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एफ भी और u का मान माइनस में हमेशा लेना है। देखिए एफ का मान किस में लेंगे, प्लस में, और भी का मान किस में लेंगे आप, भी का लेंगे माइनस में, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, भी का मान यहाँ पे क्या लेना है आपको, प्लस में लेना है, लेकिन यहाँ पे आभासी में क्या लेना है, आभासी में यहाँ पे माइनस माइनस लेना है। देखिए इसमें क्या अंतर है, देखिए एफ और भी का मान प्लस प्लस है, और u का मान तो माइनस में लेना ही है। एफ का मान इसमें प्लस लीजिएगा, बी का मान माइनस, u का मान माइनस। इसको एक बार रिवीजन करके चले जाइए तो आप सवाल लगा लेंगे। अब देखिए अगला है दूसरा, इसमें अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस में देखिए ये दूसरे नंबर का है। फार्मूला इसके लिए भी वही है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एक ही कंडीशन था सवाल में, आभासी प्रतिबिंब भी बनता है इसके द्वारा, आभासी प्रतिबिंब। बस साथ में आप लिख लीजिए, एक बार लिख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। देखिए एफ भी और u, एफ का मान किधर रहेगा आपका, माइनस में, u भी का मान भी किधर रहेगा, माइनस में, u का मान भी कैसे रहेगा, माइनस में। तो ये सब आपका आभासी जब प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के लिए तो सभी माइनस में आपका रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं। पहले आपको बता दें आवर्धन का इसका फार्मूला, ठीक है। इसमें भी आपका आवर्धन का फार्मूला लगेगा।
तो आवर्धन का फार्मूला देखिए यहाँ पे, आवर्धन, ठीक है। जब आवर्धन का फार्मूला देखेंगे तो इसका भी फार्मूला देखिए, आवर्धन को तो एम से ही दिखाते हैं। यहाँ पे एच डैश बटा की एच रहेगा और यहाँ पे भी बटा की यू लिखिएगा, ठीक है। एच जो दिखाता है एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई, एच जो होता है वस्तु की लंबाई, और भी अपान यू। देखिए जब दर्पण आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे माइनस था, लेकिन जब लेंस पढ़ेंगे लेंस के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्लस में यू होता है। तो ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन, हो जाएगा रेखीय आवर्धन का फार्मूला, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखिए, अब रेखीय आवर्धन में प्लस माइनस के बारे में आप समझ लीजिएगा कि जब उत्तल लेंस कहेगा, सुनिए, जब उत्तल लेंस रहेगा सवाल में, उत्तल लेंस, तो उसके लिए रेखीय आवर्धन नियम का मान क्या रहेगा, आपका ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे u का मान माइनस में रहता है, v का मान प्लस में रहता है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक आ जाता है। अवतल लेंस का देखिए रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए यम का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लेंस की क्षमता के बारे में देख लेते हैं, इसलिए कि ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुविकल्पीय सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेंस की क्षमता देखिए, चलिए यहीं से बता देते हैं, लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता को पी से दिखाते हैं, पी = होता है 1/f होता है, ठीक है। लेकिन इस फार्मूला का प्रयोग तब कीजिएगा जब एफ का मान मीटर में रहेगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखिए 100/f, और इस फार्मूला का प्रयोग कब करना है, जब ये सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। जब सेंटीमीटर में देगा तो 100/f रखिएगा, जब एफ का मान किस में रहेगा, आपका मीटर में, तो उस समय आपको क्या करना है, 1/f रखना है। ये हो गया। अब देखिए इसका मात्रक मत भूलिएगा, मात्रक जरूर याद रखिएगा। इसका मात्रक जो हो जाएगा, देखिए क्या होगा, मात्रक जरूर याद रखिएगा। इसका मात्रक किसका होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। इसके अलावा डायोप्टर के अलावा इसका और मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए एक है, इससे प्रति, इसका और मात्रक हो जाएगा प्रति मीटर, प्रति मीटर का आएगा या प्रति सेंटीमीटर। तो ये सभी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो लेंस उत्तल लेंस रहेगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस रहेगा तो लेंस की क्षमता किस में आएगा, तो लेंस की क्षमता उत्तल लेंस के लिए लेंस की जो पी का मान होगा धनात्मक में आएगा, जबकि अवतल लेंस के लिए क्या होगा, अवतल लेंस पी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्षमता वाले ये बहुविकल्प जो ये पॉइंट बता रहे हैं ना आपको, ये बहुविकल्पी में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है आपसे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, धनात्मक, लेंस की क्षमता अवतल लेंस के लिए क्या होता है, ऋणात्मक, और लेंस का फार्मूला क्या होता है, P = 1/f, और यहाँ पे जब मीटर में रहेगा तो ये फार्मूला लगा के आंसर बताइएगा या ये वाला लगा के बताइएगा, और ये जो फार्मूला यहाँ पे बताएं इसको जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक प्रिज्म से संबंधित आप फार्मूला याद रखिएगा। आपको इसमें कैसे पूछता है, देखिए यहाँ पे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है फार्मूला, देखिए अपवर्तनांक n से दिखाते हैं, n बराबर sin a प्लस डेल m और /2 के बटा के 2, और इसके बटा में होता है sin a/2 होता है, sin a/2 होता है, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए जो चीज़ दिया है, देखिए यहाँ ए का मतलब क्या होता है और डेल m का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है प्रिज्म कोण, ए का मतलब क्या है, प्रिज्म कोण, और डेल m का मतलब क्या, अल्पतम विचलन कोण होता है, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक। तो ये प्रिज्म के पदार्थ से संबंधित जो एक अपवर्तनांक था, इससे ये संबंधित आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं। अगला चैप्टर आपका रहेगा विद्युत। विद्युत के सभी फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपका अगला चैप्टर है विद्युत। विद्युत के सभी फार्मूला आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, इसलिए कि इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है, आवेश, आवेश का फार्मूला होता है Q = NE होता है, Q = NE होता है, जहाँ पे N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है,
इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है। यहाँ पे आवेश का मात्रक है, आप याद रखिएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा एक फार्मूला आवेश से संबंधी याद रखें, Q=I_T भी होता है। जब आपके सवाल में धारा और समय दिया रहेगा और पूछेगा आपको कि आवेश कितना होगा, तो ये लगाइएगा फार्मूला, ठीक है। तो Q=I_T, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक हो जाए एम्पियर, आई का मतलब क्या होता है एम्पियर, और इसका मतलब सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड। या इसके अलावा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम तो होता ही है। तो कभी ऑप्शन में कूलाम देता है, कभी एम्पियर सेकंड देता है, तो इसको आप एक बार रिवीजन पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं, विद्युत धारा का। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा देख लीजिए, विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा का फार्मूला होता है I=Q/T होता है, ठीक है, Q/T होता है। देखिए मात्रक क्या होता है इसका, देखिए Q का मात्रक होता है कूलाम और बटा में T का होता है सेकेंड। इसके अलावा या धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है, अभी बताएं आपको, एम्पियर होता है, ठीक है, ये मात्रक होता है। इसके अलावा देखिए धारा के एक और फार्मूला याद रखें, I=V/R याद रखिएगा, ओम के नियम से ये मिलता है। यहाँ V का मतलब होता है वोल्ट और बटा में R का मतलब ओम होता है। या इसके अलावा एम्पियर भी होता है फार्मूला, ठीक है। मात्रक इतना याद रखिएगा धारा के बारे में, समझ में आ गया। अब देखिए अगला फार्मूला याद रखिएगा आप, विद्युत विभव। क्या होता है आपका? विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव को V से दिखाते हैं और V बराबर फार्मूला होता है W/Q होता है, ठीक। यहाँ W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है कार्य, और Q का मतलब तो बता चुके हैं, आवेश होता है। Q का मतलब आवेश होता है। देखिए यहाँ मात्रक क्या होता है? W का मात्रक क्या होता है? जूल, और Q का मतलब होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। या इसके अलावा आपका विद्युत विभव का मात्रक V बराबर क्या होता है? वोल्ट होता है। मेन ये होता है वोल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत विभव का फार्मूला याद रखें, V=W/Q या जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। ये सभी फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले फार्मूला पर चलते हैं। आपका अगला फार्मूला होता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, यहाँ देखिए विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला R= क्या होता है? ओम के नियम से V/I होता है, ठीक है, V/I याद रखिएगा। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए ओम होता है। या इसके अलावा V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति, I का मतलब एम्पियर। ये सभी मात्रक होते हैं। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बार बार बता रहे हैं, फार्मूला जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए प्रतिरोध के एक और फार्मूला होता है, VR=ρL/A होता है। अब देखिए इस पे ना बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछा गया, सवाल के अलावा आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप बता रहे हैं आपका इम्पॉर्टेंट ही है। देखिए कहता है कि विद्युत प्रतिरोध किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोध देखिए अब निर्भर करता है किसके किसके ऊपर? तो देखिए R निर्भर करता है चालक के तार की लंबाई के ऊपर, पहला पॉइंट इस पर निर्भर करता है। इसके अलावा किस पे निर्भर करता है? तार के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, R=1/ρ के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा R का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? ये रजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता होता है इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा R किस पे ऊपर निर्भर करता है? ताप पे निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोध किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? तो चालक के तार की लंबाई हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, प्रतिरोधकता, इन सभी के अलावा इसके साथ में ताप के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल घटेगा तब भी प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तभी पे आपका क्या बढ़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है। तो इतने चीज़ों के ऊपर आपका क्या करता है? निर्भर करता है। इस पॉइंट को तो जरूर पढ़ के आप चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं। देखिए ओम का नियम थोड़ा सा आप पढ़ के चले जाइएगा, ओम का नियम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओम का नियम के अनुसार क्या होता है कि जब कोई भी परिपथ होता है उसमें क्या होता है? आपका ताप दाब स्थिर होता है, तो उस समय जो वोल्टेज होता है
धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है, हटाएंगे तो यहाँ पे r हो जाता है, और r का मान ज्ञात करने के लिए r बराबर क्या होता है, v बटा i हो जाता है, जो आपको पहले ओम के नियम से बताए थे। इसको थोड़ा सा पढ़ के जाएगा, इसमें भी आपको सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ओम का नियम भी पढ़ लीजिएगा, साथ इस फार्मूला को भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, बस यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, पर फार्मूला रिवीजन करा रहे हैं। इसके अलावा देखिए प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन आपको दो प्रकार से पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको प्रतिरोध के संयोजन में, देखिए पहला क्या पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिएगा, श्रेणीक्रम। देखिए श्रेणीक्रम में आप थोड़ा याद रखिएगा, श्रेणीक्रम में कैसे कॉम्बिनेशन बनता है इसका। यहाँ पे आपको सर्किट बना देते हैं। देखिए जैसे ये क्या है, एक प्रतिरोध है, फिर दूसरा प्रतिरोध एक क्रम में जुड़ गया, तीसरा प्रतिरोध एक क्रम में जुड़ गया। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज के साथ में ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए वोल्टेज होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस। यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो जाएगा। देखिए इसमें दो चीज़ याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आपका जो धारा बहता है एक समान होता है, यानी I का मान क्या होता है, सभी प्रतिरोध में एक जैसा जाता है। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, इसके कारण V1 होता है, V2 होता है, V3 अलग अलग वोल्टेज होता है। इसका मतलब धारा तो समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है हर प्रतिरोध के एकरास में क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आएगा, यानी कुल प्रतिरोध कहिएगा चाहे तुल्य प्रतिरोध कहिएगा। तो कुल प्रतिरोध बराबर फार्मूला आपको बनता है इसका, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट इसे जितना भी प्रतिरोध रहेगा आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, अधिकतम, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ेंगे। जब अधिकतम की बात कहेगा तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ के प्राप्त किया जाता है, इसलिए कि इसमें सभी मान जुड़ जाते हैं। देखिए दूसरा नंबर का फार्मूला क्या बनता है, समांतर क्रम का, समांतर क्रम। देखिए समांतर क्रम में आपका फार्मूला बन जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका प्रतिरोध जोड़ के बता देते, देखिए एक प्रतिरोध ये लिए, दूसरा प्रतिरोध ये लिए, और तीसरा प्रतिरोध ये ले लिए, सबको आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद यहाँ से क्या कीजिए कि आप इसको बना लीजिए, ठीक है, ये बनाए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज होगा, यहाँ से कुल धारा बह रहा है। जब ये धारा यहाँ से आएगा तो धारा आपस में बढ़ जाएगा। देखिए इसमें I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा, इसमें I3 चला जाएगा, यानी इसमें धारा क्या होता है, अलग अलग होता है समांतर क्रम में, R1 R2 R3। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये वोल्टेज यहाँ पे, यही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, यही वोल्टेज यहाँ पे, यहाँ वोल्टेज होगा। इसका मतलब देखिए धारा जो होगा आपका अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, धारा अलग अलग होगा, लेकिन इसमें वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, समान, ठीक है। इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना रहेगा तो फार्मूला क्या निकलता है इसका, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट। इसमें जब प्रतिरोध जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या याद रखना है, यदि आप न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है आपको, न्यूनतम यानी कम से कम प्रतिरोध प्राप्त करना है, इसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। तो आपके सवाल में विकल्पी में सब सवाल पूछे गए हैं, जो पॉइंट बोल रहे हैं बार बार। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रतिरोध से संबंधित सही फार्मूला। इन फार्मूला को जरूर आप याद करके जाइएगा। देखिए अगला फार्मूला देखते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा कि W इक्वल टू क्या होता है, V गुणे जी क्यू होता है, V गुणे क्यू होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं, यहाँ से V का मान ज्ञात करना रहेगा तो W अंश में हो जाएगा और Q नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा ना, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला ये भी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा मात्रा, ठीक है। W का मतलब जूल हो गया, Q का मतलब कूलाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यदि मात्रक लिखना रहेगा तो ये कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ध्यान से फार्मूला को पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब इसके अलावा W बराबर क्या है, अब सभी फार्मूले एक जगह देख लीजिए। W बराबर होता है VQ, एक फार्मूला ये होता है, या इसके अलावा VIT होता है, या इसके अलावा I² RT होता है, या इसके अलावा V² RT होता है।
यानी कि ये विद्युत ऊर्जा के इतने सारे फार्मूला होता है और सबका मात्रक एक ही होता है, वो होता है आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जूल होता है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? 4.2 कैलोरी होता है, कैलोरी। या इसके अलावा 1 कैलोरी बराबर पूछे कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है 0.24 जूल। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। देखिए 1 जूल बराबर पूछे तो 4.2 कैलोरी, या 1 कैलोरी बराबर पूछे तो 0.24 जूल हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को जो जूल में दिया है कैलोरी में बदलना है, तो फार्मूला यही रहेगा आपका W=VQ रहेगा। बस आपको क्या करना है? 4.2 से भाग दे देना है। इसमें भाग दे देंगे तो ये कैलोरी में बदल जाएगा। इसके अलावा देखिए VIT 4.2 से भाग दे दीजिए। इसी तरह I²RT 4.2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे V²RT और 4.2 से भाग दे दीजिए। ये किस में बदल जाएगा? अब यही चीज़ कैलोरी में बदल जाएगा। ठीक है, यही किस में बदल जाएगा? ये कैलोरी में। तो ये याद रखिएगा। ठीक, यही विद्युत ऊष्मा का भी फार्मूला होता है, ये समझिए। विद्युत ऊष्मा का पूछेगा तो यही फार्मूला आपको लगाना है, जो फार्मूला यहाँ पे बताएं। चाहे विद्युत ऊर्जा का है तभी पे यही फार्मूला, चाहे आपका ऊष्मा की बात करें तो यही फार्मूला आपको लगाना है। देखिए अब विद्युत शक्ति का फार्मूला देखिए। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। अब देखिए विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है? P=W/T होता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे W का फार्मूला लिखे थे वहाँ से T हटा दीजिए केवल। जैसे ये फार्मूला अभी पढ़े हैं ना यहाँ पे, देखिए ये फार्मूला क्या पढ़े हैं आप? VQ VIT I²RT। तो देखिए यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है। बस यही T हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति का फार्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हर में T है ना, ये T से T सब कट जाता है तो यहाँ फार्मूला बच जाएगा P=VI याद रखिएगा। इसके अलावा I²R याद रखिएगा। इसके अलावा V²/R याद रखिएगा। बस ये आपको याद रखना है। देखिए इसका मात्रक आपको बता देते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वाट। या इसके अलावा इसका मात्रक क्या होता है? W का मात्रक होता है जूल और T का मात्रक क्या होता है आपका? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड कहिएगा मात्रक में, या वाट कहिएगा। तो आपसे पूछता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट बताइएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के बारे में देखिए एक फार्मूला आप याद रखिए। देखिए वैद्युत ऊर्जा का है, या इसके अलावा कहे किलोवाट/आवर, या इसके अलावा कहे यूनिट। क्या कहे? यूनिट। या इसके अलावा आपसे कहे BTU। देखिए एक ही नाम है, इसका मेन फार्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए मेन फार्मूला तो VIT/1000, ये हो जाएगा किलोवाट/आवर हो जाएगा, यानी किलोवाट/आवर हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए आपसे इतने नामों से दे सकता है। वैद्युत ऊर्जा पूछेगा किलोवाट में, या KWH पूछे, या यूनिट पूछे, या BTU में पूछे, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का है। तो इसका सबका फार्मूला क्या होता है? VIT/1000 किलोवाट/आवर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 किलोवाट/आवर बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट/आवर बराबर होता है, याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल। यानी 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 3.6 जूल के बराबर होता है। ये फार्मूला आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए इसके अलावा एक फार्मूला और याद रखिएगा, लास्ट फार्मूला है। कभी कभी सवाल में देता है कि एक समान चालक तार में विद्युत बल जो बल का फार्मूला होता है, तो इसको याद रखिए। एक समान चालक तार में विद्युत बल्ब जो लगता है वो होता है F=IBL sin थीटा होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, IBL sin थीटा। इस पर भी कभी कभी आपको छोटा सा यहाँ पे धारा का मान दे देगा, विद्युत क्षेत्र का मान दे देगा, लंबाई दे देगा। ठीक है, और कोण का मान दे देगा। तो ये फार्मूला आप लगा देंगे तो आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रा, विद्युत बल का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट फार्मूला था। इन सभी फार्मूला जितना पता है एक बार लिख लेंगे ना, साथ में मेरे लिखे होंगे तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। और जितना फार्मूला पता है इसी पे आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल देता है, इससे बाहर एक भी सवाल आपका जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।